असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। आयसान कमरे का दरवाजा खुलकर अंदर दाखिल हुआ तो नजरें बेड पर पड़े बैग पर गई। चेहरे पर नॉर्मल तासरात सजाए, कदम ड्रेसिंग रूम की जानब बढ़ाए जहां से खटपट की आवाजें आ रही थी। अभी आयसान ड्रेसिंग रूम में दाखिल होता कि हुलिया कपड़ों का अंबार उठाई अपनी मैक्सी को बामुश्किल संभालती बाहर आई, जिसे देख आयसान ने होंठों का किनारा दांत तले दबाए अपनी मुस्कुराहट छुपाई। अपने सामने खड़े आयसान को नजरअंदाज करते हुए हुलिया ने कदम बेड पर पड़े बैग की जानब बढ़ाए और पटकने अंदाज में कपड़ों को बैग में रखा। अपना ब्लैक कोट उतारकर एक गहरी इस्तहाक बड़ी निगाह हुलिया शाह की पुष्ट पर डालता अपने हाथ में थामे कोट को लपेटकर हुलिया की कमर का निशाना लिया। हुलिया जो चेहरे पर तासरा सजाए तेजी से हाथ चलाती कपड़ों के अंबार को बैग में ठोंसने में मसरूफ थी। अमली कमर पर अचानक हमले पर पुचका कर रहेगी, आंखें और मुंह हैरत की जाते से खुले गए। गर्दन तिरछी करके आयसान को देखा जो अब मुस्कुराती नजर से हुलिया को देखता अपनी शर्ट की आस्तीनों को कोहनी तक फोल्ड कर रहा था। हुलिया के देखने पर आंख दबाई तो हुलिया ने हड़बड़ा कर नजरों का रुख बदला। चेहरा आयसान की इस हरकत पर तब उठा था। गुना मेसना हान दांत कुछ कुचाकर बड़बड़ाकर कहते हुए बैग किसी बंद न होने पर झुंझलाकर कुछ जोड़े निकालकर जमीन पर फेंके, जबकि ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉर से बाम निकालते हुए आयसान की नजरें मसलता हुलिया शाह के दिल के सरापे में उलझी हुई थी। बाम की डिब्बी को मुट्ठी में दबाए कदम हुलिया के जानब बढ़ाए जो बैग किसी बंद करते हुए गहरी सांस पड़कर अपनी कामयाबी पर मुस्कुरा रही थी। तो शुरू करें हम। हुलिया के कमर के गिर्द बाजू लपेटते अपने करीब तर करते झुककर हुलिया के कान में गंभीर लहजे में सरगोशी की तो आयसान के इस कदर करीब आ जाने पर हुलिया का दिल धक से रह गया। अपने पेट पर मजबूती से लपेटे आयसान के हाथ को देखते हुलिया को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ती हुई महसूस हुई। खुश्क पड़ते होंठों को तय करते गर्दन तिरछी करके आयसान को देखने की कोशिश की, मगर आयसान को अपनी ही जानब हमार आलूद नजर से देखता पाकर हुलिया के गाल शर्मो हया से दहक उठे। आयसान के जुलूसती तांसू की तपश अपनी गर्दन पर महसूस करते हुए हुलिया को अपना सांस सीने में अटकता हुआ महसूस हुआ। उसे पहले कि वो आयसान की कुर्बे में पिघलती शाम के मनाजिर आंखों के पर्दे के आगे लहराए तो तिलिस्मी लम्हात का फसूं क्षण कर टूटा। मुझे अपनी चीजें समेटनी है, हटे पीछे। आयसान का हंसा तोड़ने की कोशिश करते हुए सर्दो सपाट लहजे में कहा तो आयसान ने सख्त नजर से अपने हंसा में बिन मछली की पानी की तरह फड़फड़ाती हुलिया शाह को देखा। एक झटके में हुलिया का रूप बदलते हुए चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल करीब किया, जबकि चेहरे के स्पाट तासरा पल में बदल कर फिर से नॉर्मल हो चुके थे। तुमसे ज्यादा मैं बेकरार हूँ हमारे हनीमून के लिए, मगर उसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारी स्पेशल नाइट पैकिंग में बर्बाद कर दो। और वैसे भी हनीमून पर मैं तुम्हें इन बोर्डिंग ड्रेसेस में नहीं देखना चाहता। हमारे हनीमून पर तुम क्या पहनने वाली हो वो सब मैं पहले से अरेंज कर चुका हूँ। अगर फिर भी तुम्हें कुछ पसंद ना आए तो कोई बात नहीं, मेरी शर्ट्स तो होंगी ना। एंड आई एम डैम श्योर कि तुम मेरी शर्ट्स में बहुत जानलेवा लगोगी, इसलिए इस पैकिंग को यहीं छोड़ो और मुझे बताओ कहाँ दर्द था तुम्हें शाम में, ताकि मैं बाम लगा सकूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें रात भर मेरी गुर्बत के अलावा कोई दर्द और सताए। यू नो वट आई मीन, मोहब्बत का खट्टा मीठा सा दर्द। हुलिया को समझने का मौका दिया बगैर सर पर सेट हुए दुपट्टे को उतार कर पैर पर उछालते अपना एक बाजू हुलिया की कमर पर जबकि दूसरा बाजू हुलिया की गर्दन के गिर्द लपेटते हुलिया के चेहरे पर झुककर बोझर हमार उल्लूद लहजे में कहा तो आयसान के इस कदर बेबाक जुमलों और अंदाज पर हुलिया को लगा कि जिस्म का सारा हुन सिमर कर चेहरे पर आ गया हो। सितम यह था कि वो खुद को शर्म से कहीं छुपा भी नहीं सकती थी। आयसान की गहरी बोलती बेबाक निगाहें अपने होठ पर महसूस करके हुलिया को अपने गले में कांटे से चुभते हुए महसूस हुए। किस कदर अजीब शख्स था उसके पल्ले पड़ गया। बाहर इतना तमाशा हो गया था, यहाँ बीवी घर वापस जाने के लिए पैकिंग कर रही है, मगर वो हर बात को अपने मतलब का रंग दे रहा था। मुझे घर जाना है आइस, जब तक लाला आकर कोई फैसला नहीं करते मैं तब तक वहीं रहूंगी, और अगर लाला ने हमें वापस आने से मना किया तो शायद हमेशा के लिए। डके छिपे लफ्जों में अपनी बात बताते हुए नजर उठाकर एहसान की संजीदा नजरों में देखा। तुम मुझे छोड़ने की बात कर रही हो? दोनों हाथ हुलिया की कमर पर बांधते हुए सपाट लहजे में ठहर ठहर कर इस्तफसार किया तो आयसान के सर रवैये पर हुलिया का दिल लग से रह गया। मेरे ही सामने तुम मुझे अपना और अपने भाई का फैसला सुना रही हो कि तुम मुझे छोड़ रही हो या शायद छोड़ दोगी, यानी कि तुम्हें अपनी सांसें अजीज नहीं है, या बहुत जल्दी तुम जिंदगी से उतार गई हो जो यूं मेरे मरने की बातें कर रही हो। हुलिया की चेहरा पर अपना अंगूठा फेरते पूरी इस लहजे में फनकारते हुए कहा तो आयसान की इस कदर शदीद रद्दअमल और आयसान की दहकती सांसों की तपश अपने चेहरे पर महसूस करके हुलिया ने साथी से अपनी आंखें मीचते हुए कपाते हाथों से आयसान की शर्ट को मुट्ठी में दबोचा। नहीं, मेरा मतलब वो आइस रस्म होती है ना, शादी के नेक्स्ट डे दुल्हन जाती है ना वापस,
आयसान के बिगड़े तेवर देखकर जल्दी से बात संभालने की कोशिश करते मध्यम लहजे में कहा, क्योंकि वो जितनी मर्जी बहादुर बनती या ब्लंट बनती, ना उसकी अपने भाइयों के सामने जुबान घुटती थी और आयसान के सामने वो जो दिल में आता कह तो जाती थी। मगर अब इस गुन्ने में इस्तेहान की खतरनाक तेवर देखकर हुडिया को अपनी जान लबोबा महसूस हो रही थी। ऊपर से इस्तेहान को गुस्से से सुरख पड़ती आंखें हुडिया के रहे से उसान भी हता कर रही थी। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सी औरतें होती हैं जो शोहर गुस्से में होता है तो आगे से पूरा मुकाबला कर लेती हैं। यहाँ तो सिर सर्द लहजा और सुर आंखें देख कर ही वो पल में अपनी बात से बदली थी, क्योंकि उसके कमरे से जिंदा सलामत निकलने का इरादा था, वरना इस हान का क्या भरोसा था। 2 बार तो वो मरने का कह चुका था, क्या पता तीसरी बार कहने के बजाय सीधा ऊपर ही पेश था। दिल में अकीदत को 200 सलबतों से नवाजा, क्योंकि वही उसे बहादुर बनने, हक के लिए बोले, दूसरों का मुंह बंद करवाने के मशवरे देती रहती थी। उसका यही कहना था कि जब जब सच बोलो, सच के लिए लड़ो, तो ये मत देखो कि सामने कौन है। और अब जो वो बोलती थी तो सच में बोल जाती थी कि सामने वाला कौन है। और अब वो सामने वाला खून हवा तासा चेहरे पर सजाए हुडिया के बोलने का इंतजार कर रहा था। और हुडिया का दिल कर रहा था कि जमीन फटे और इसमें समा जाए। तुम्हारा भाई या माँ वापस लेकर गई थी जो तुम अकेले वापस जाने की बात कर रही हो? साथ लहजे में सवाल पूछा तो हुडिया ने बेसाता नफी में गर्दन हिलाए, जबकि अपनी कमर पर दनस्ती आयसान की उंगलियों के जानलेवा लम्स पर वो मजामत नहीं कर पा रही थी। तो अब तुम अकेले वापस जाना चाहती हो? भेजो तुम्हें वापस? आयसान के फिर से कड़क लहजे किए गए सवाल पर हुडिया ने बेबसी से मुंह बसोड़ते नफी में साड़ी हिलाते सर आयसान के सीने से टका दिया। अब वो कहाँ जाती? इस पागल शख्स से वो उलझ नहीं सकती थी। वो जानती थी जो वो सवाल वो कर रहा है, अगर उनके जवाब वो ना हुए जो वो सुनना चाहता है तो वो हश्र बर्पा कर देगा। तो मेरी जान, यही बात पहले तुम मुझसे पूछ लेती। पहले कमरे में दर्द था और अब तुमने ये हाम हुआ की मेहनत की। हुरिया का चेहरा हाथों में बढ़ते हुरिया के माथे पर नरमी से अपने लब रखते मुस्कुरा कर कहा तो हुरिया ने गहरी सांस भरते हुए मुंह बसोकर आयसान के भजिया चेहरे को देखा। आयसान के सामने खड़ी वो कोई नाजुक सी गुड़िया ही लग रही थी, जबकि 6 फुट से निकलता कद, मजबूत चौड़े सीने और कसरती बाजू के हसार में हुरिया को कैद किए चेहरा अपने सीने में छुपी हुरिया के चेहरे पर झुकाया हुरिया को वो कोई खामोश रहने वाला जालिम दियो ही लगा। हुरिया की नजर में अगर वो खामोश रहता था तो बहुत अच्छा था, क्योंकि इस शख्स के पास सिर्फ अल्फाज नहीं, अल्फाज के जाल थे। वो लफ्जों के जाल में इंसान को उलझा कर अपनी मनमानी करने वाला शख्स था। वो सिंगर था और हुरिया को अंदाजा हो रहा था कि वो इतना मकबूल क्यों था। वो लफ्जों के साथ हेर फेर करके लफ्जों के साथ खेलते लोगों के दिलों में उतर जाता था और अपने बेबाक लफ्जों की सरगोशियों से वह हुरिया के मासूम से दिल को दहला कर रख देता था। आइस मैं चेंज कर लूँ, एक्चुअली मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। आयसान की लो देती जज्बू से चूर आंखों से घबराकर मध्यम लहजे में कहा तो आयसान ने नफी में साह हिलाते हुए हुरिया को खुद में बीच लिया। नहीं, चेंज करने की जरूरत नहीं है। अभी तो मैंने तुम्हें जी भर कर देखा भी नहीं है। अभी तो तुम्हें जी भर कर देखना बाकी है। तुम्हारे जानलेवा हुस्न को हराजे तहसीन पेश करना है। तुम्हारी रूह में शामिल होकर तुम्हें अपने रंग में रंगना है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है जाने आइस, और तुम अभी से फरार जा रही हो। झुककर नरमी से हुरिया को अपनी बाहों में उठाते कदम बेड की जानब बढ़ाते हुए हमार उल्लू लहजे में सरगोशी की। झुककर अपने लब हुरिया की नाजुक सी छोटी सी नाक पर रखते हुए हुरिया को बेड पर लटाया तो हुरिया ने अपने खुश्क पड़ते होंठों को तरक करते हुए पलकों की बार उठाकर आयसान को देखा, जो इस्तेहाक पॉइंट गहरी नजरों से हुरिया के दिल का सरापे को देता। हाथ में थामे बाम की डिब्बी का ढक्कन खोलकर साइड टेबल पर रख चुका था। बाम ढक्कन के करीब रखते अपनी शर्ट की आस्तीनों को कोने तक फोल्ड करते शर्ट के ऊपर ही बटन खोले। आयसान की शर्ट के खुले बटनों से जांगते मजबूत जोड़े सीने पर नजर आते बालों को देखकर हुरिया शाह ने बेसाता अपनी नजरों का रुख फेरते बेड के दूसरी जानब खिसकने की कोशिश की। आ अभी हुरिया आगे होती तो उसे पहले ही आयसान ने झुक कर अपना मजबूत कसरती बाजू हुडिया के कमर के गिर्द लपेटते उसे बेड पर ऊंधे मुंह लटा कर उस पर झुकाया। इस अचानक होने वाली इब्तिदा पर अपनी कमर पर डिंगती आयसान की उंगलियों के जानलेवा लम्स पर हुडिया की ची बेसाता थी, जिससे लापरवाह बनते हुए आयसान ने मुस्कुराकर हुडिया शाह के बालों पर अपने लब रखे। आइस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, प्लीज रहने दे। आयसान के हाथ की पुश को अपनी मैक्सी के डीप गले से नजर आती कमर पर डिंगते महसूस करके इल्तजाइया लहजे में कहा तो आयसान ने खामोश नजर से अपनी हंसा में कैद नाजुक मोमी वजूद को देखा। लेकिन जो तकलीफ तुम्हें मेरी वजह से हुई उसका ज़ाला भी तो करना है ना जाने आइस। बिना हुरिया को समझने का मौका दिए एक झटके में मैक्सी की जिप खोलते हुए बोझल लहजे में जवाब दिया तो हुरिया ने हड़बड़ाकर अपने हाथ पीछे करके अपनी कमर को छुपाने की कोशिश की, मगर आयसा के हाथों के सदगिद अपनी कलाई पर महसूस करके शर्मो हया से साथी से अपनी आंखें मीचते चेहरा तक्के में छुपा लिया। मजामत करते हाथों को गीला छोड़ा तो आयसा के नाबी होंठों पर मुस्कुरा रही गई।
नजरें हुलिया की खिलाई से होते हुए दूधिया कमर से सिरकी तो आयसान को अपने गले में कांटे से चुभते हुए महसूस हुए। आंखों में जिस बात का ठाटे मारता समंदर लिए बेखुद होते हुए अपने लाभ हुलिया के कंधे पर रखे। आयसान के जानलेवा होंठों का लम्स, मूंछों की चुभन और दहकती सांसों की तपश महसूस करके हुलिया को अपनी जान हवा में होते हुए महसूस हुई। तभी आयसान ने हमार आलूद नजर से हुलिया के कपकपाते वजूद को हाथ की उंगलियों पर बामला करते हुए गहरी नजर से हुलिया के लदरते वजूद को देखा। नरम उंगलियों को हुलिया के कमर पर फेरा तो हुलिया शाह ने झटके में रूह बदलते हुए चेहरा आयसान के सीने में छुपा लिया। कमरे की मैनी हेज खामोशी में दोनों की हंगम होती हुई धड़कनों का शोर रक्स पैदा कर रहा था। हुलिया की सांसों को महसूस करके आयशा ने हमार उल्लू नजर से खुद में छुपी गहरी सांस लेती हुलिया शाह को देखते बाम की डिब्बी दूर उछालते हुए दोनों बाजू हुलिया के कमर के गिर्द लपेटते हुए खुद में बीच लिया। आइस प्लीज नहीं, मुझसे मेरा मतलब मुझे शर्म आ रही है। टूटे फूटे लफ्जों में बात कहने की कोशिश करते आड़ में रवानगी में अपनी बात कही तो कमरे की खामोश फिजा में आयसान का दिलकश कहका गूंजा, जिस पर हुलिया ने शर्मिंदगी से अपनी आंखें साथी से मीचते उनका किनारा दांतों तले दबाया। उन्हें शर्मो हया के पर्दों को तो हमारे दरमियान से हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बेबाकियों और शिद्दतों पर शर्माओ, मगर शर्मा का मुझसे दूर नहीं, मुझमें सिमट जाना हुलिया। तुम्हारा दूर जाना मुझे शर्म हया में कबूल नहीं है। हुलिया के हाथों की उंगलियों में अपने हाथ की उंगलियां उलझाते हुलिया के हाथों को बैर पर दाएं बाएं जानब ला करते हुलिया का चेहरा जोते शिद्दत भरे लहजे में एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा तो हुलिया ने हैरत से आयसान की चॉकलेट ब्राउन आंखों में नजर आते जनून को देखा। मैं आपसे दूर नहीं जा सकती आइस, ये मेरे बस में नहीं है। मुझे आपसे कोई तूफानी मोहब्बत नहीं है, मगर इस रिश्ते को निभाने के लिए मैं किसी भी तूफान का मुकाबला कर सकती हूँ। ये रिश्ता मेरे बाप ने जोड़ा था, मेरे से अनजान थी, भटक गई थी, मगर जिस दिन से इस रिश्ते को माना है, ये रिश्ता मेरे लिए दुनिया के हर रिश्ते से ज्यादा अहमियत रखता है। लेकिन कल से सब बदल गया। मेरे लिए ये रिश्ता नहीं, इस रिश्ते में जुड़ा शख्स जो मेरी रूह का हिस्सा है वो भी मुझे जान से अजीज हो गया है। कभी कभी तूफानी मोहब्बत होना जरूरी नहीं होता, वो रिश्ता जो आपको जोड़ता है, दो जिस्मों को एक जान बनाता है, इसका एहसास होना उसका आपके लिए बहुत अहम होना जरूरी होता है। मेरे लिए आपसे बढ़कर कुछ नहीं है आइस, मेरे लिए सांसों से ज्यादा जरूरी हो गए हैं आप। आयसान के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में बढ़ते नरम लहजे में कहती वो आयसान को सरशा कर गई थी। उड़िया के मान बड़े मोहब्बत के इजहार की तासीर आयसान को अपने रगों पे में सराय करते हुए महसूस हुई। आयसान ने बेसादा झुकते हुलिया के माथे पर अपना शिद्दत बड़ा लम्स छोड़ते हुए हुलिया के चेहरे को जा बजा अपने शिद्दत बड़े लम्स से महका दिया। अभी आयसान झुककर हुलिया की बेतरतीब होती सांसों में अपनी सांसें उलझाता कि बाहर से आती हुई फायरिंग की आवाज पर आयसान ने झटके से सर उठाया। साले तेरी तो। हदायशा को सोचते हुए आयसान ने दांत पीसते गाली देनी चाहिए, मगर हुलिया को होंठों की तरह अपने जानम खुले मुंह तकते देख कर सर झटकते हुए झुककर हुलिया के नीम व होंठों को अपनी सर गिस्म में लेते शिद्दत पर लम्स छोड़कर एक झटके में पीछे हुआ। बिना हुलिया को समझने का मौका दिया हुलिया की कमर के बीच बाजू लपेटे उसे एक बार फिर से ऊंधे मुंह करते एहतियात से मैक्सी की जिप बंद करते हुए पीछे हुआ। बाहर आओ तो अच्छे से दुपट्टा ओढ़ कर आना, ये ड्रेस चेंज करके यहाँ ड्रेस चेंज करके आना, वरना ये ना हो कि तुम्हारी बाइक को छोड़कर मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूं। सत लहजे में कहते हुए जल्दी से कबर्ड के ड्रा से अपनी पिस्टल लेता हुआ बाहर की जानब बढ़ा, जबकि हुलिया हकदक सी नासमझी से कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर जाते हुए आयसान को देख रहे थे। फिर समझ आने पर झटके से अपनी जगह से उठी। ड्रेस चेंज करने का वक्त तो था नहीं, इसलिए मैक्सी के साथ का दुपट्टा उठाकर जल्दी से खुद की गिद्ध लपेटती बाहर के जाना बढ़ी। अरमान खान ने दुखते सर को दाएं हाथ की उंगली से दबाते एक नजर लाउंज में लगी घड़ी पर वक्त देखा तो रात के 12 देखकर गहरी सांस भरते हुए कदमों का रूह अपने कमरे की जानब किया। दरवाजे का हैंडल घुमाते दरवाजा खोलकर अंदर दाल हुआ। इरादा कमरे में दाल होते बिस्तर पर गिरते नींद की वादियों में खो जाने का था, क्योंकि इतने दिनों से वो ज़हनी अजियत में मुब्तला था। सलवा शाह को खोने का एहसास सांप की तरह डस रहा था और आज सलवा शाह की आंखों में नमी देखकर अरमान खान को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थी। वो तो लोगों पर जान देने वाला शख्स था, रिश्तों पर मन मिटने वाला था, और जहाँ तो बात सलवा शाह की थी जो अरमान खान को पहली बार में ही अपनी सांसों से करीब तर महसूस हुई थी, जो आयसान की खामोश दिल में हलचल मचा गई थी। वो जो किसी का पाबंद नहीं था, वो पहली झलक में ही सलवा शाह की मोहब्बत का पाबंद हो गया था। वो जो अपनी सैर अंगेज शख्सियत से लोगों को असीर कर देता था, वो सलवा शाह के गड़े आंखों का असीर होकर अपना सब कुछ उसके आगे हार चुका था। कमरे में दाल होते ही किसी और वजूद की खुशबू को कमरे में महसूस करके अरमान खान ने झटके से गड्ढा मोड़कर बेड पर सर झुकाए बैठी
पलवशा शाह को देखा। पलवशा खान को अपने कमरे में देखकर अरमान खान का दिल किया या तो खुद को शूट कर ले या इस बेवकूफ लड़की को। अगर जो हदायत शाह को यह खबर हो जाती कि पलवशा खान बीवी की हैसियत से अरमान खान के कमरे में है तो वो पागल शख्स उनकी वजह बाद में पूछता, पहले अरमान खान के वजूद को गोलियों से छलनी काट देता। और वो दूसरी, अरमान खान की रूठी मोहब्बत अगर उसे बनक में पड़ जाती कि पलवशा इसके कमरे में किस हैसियत से आई थी, वो तो अरमान खान को गंजा कर देता। अपनी सोच पर बेसाता झुर्री लेते हुए अरमान खान ने चेहरे पर खतरनाक तेवर सजाए कदम पलवशा शाह की जानब बढ़ाए। दिमाग से पैदा लड़की, यहाँ क्या कर रही हो? फौरन निकल यहाँ से। क्यों मुझे मरवाने पर तुली हुई हो पलवशे? पलवशे की जानब बढ़ते हुए दबे दबे लहजे में घुरा कर कहा। तो पलवशा अरमान खान की सख्त आवाज सुनकर हड़बड़ा कर अपनी जगह से उठी। लाला, वो माँ जी जबरदस्ती छोड़कर गई है। नीली मोटी मोटी रोने के बाद नम होती आंखों में सूरा डोरे लिए लम्बी हमादार नम पलकों को झपकते मासूमियत से सर झुकाकर जवाब दिया तो अरमान खान ने मुठियां बीचकर अपने इस्तेशाल पर काबू पाने की कोशिश की। पलवशा को नकाह होने से पहले ही मैसेज करके बता चुका था कि यह नकाह सिर्फ एक दिखावा है। नकाह पढ़वाने वाला आयसान के ड्राइवर का बेटा है। अरमान खान ने साफ लफ्जों में पलवशा से कहा था कि वो तीनों बात जानते हैं कि ये ड्रामा वो किसी के कहने पर कर रही है। जब तक जरगाम और आयत की शादी नहीं हो जाती उन्हें वही करना है जो मुकद्दस बेगम और कशफ बेगम चाहती हैं, क्योंकि वो शादी में कोई बदमज़गी नहीं चाहते। और अरमान जानता था कि वो हदायत शाह से मोहब्बत करती है और इतना बड़ा कदम उठा तो चुकी थी, मगर नकाह वो कभी नहीं कर पाएगी और खुद को कोई तकलीफ ना पहुंचा ले। इसे लाख गुस्से के बावजूद भी वो जरगाम और आयस को बताए बगैर पलवशा को नकाह की हकीकत बता चुका था कि यह नकाह नकली होगा। आयस तो इतने दिनों से मुसलसल हदायत से रब्ता करने की कोशिश में हलकान हो रहा था। न जाने बेहराम शाह ने उसे कहाँ छुपाया हुआ था कि वो इर्द गिर्द के गाँव जिस शहर बेहराम शाह जाता रहा था वहां का चप्पा चप्पा छान चुके थे, मगर हदायत शाह के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। जब इन सब के दौरान अरमान खान को अपनी जान के लाले पड़े हुए थे, जितना वो सबको घुमाता था, अब किस्मत ने सारी कसर एक साथ पूरी कर दी थी। एक तरफ होने वाला साला था और दूसरी तरफ इस साले की तायादाद बहन जो शायद अरमान को कच्चा ही चबा जाएगी। सलवा शाह की नाराजगी, उसकी बेरूही और सबसे ज्यादा सलवा शाह की आंखों में खुद को बेवफा देकर अरमान खान को अपना आप अंगारों पर लौटता हुआ महसूस हो रहा था। तुम क्यों अपनी और मेरी जान को दुश्मन बन रही हो पलवशे? तुम्हें तो वो दोनों बहन भाई कुछ ना कहेंगे, मुझे मासूम को बख्शेंगे नहीं। अब चलो अपने रूम में, ताजान से मैं खुद बात कर लूंगा सुबह। अब चलो। सर झुकाए थर थर कामती पलवशा को देखकर कहा, मगर पलवशा को मुसलसल सर झुकाए खड़े देखकर अरमान खान ने झंझलाते हुए हाथ आगे बढ़कर पलवशा की कलाई को अपनी सख्त गिरफ्त में लेते कदम बढ़ के जाना बढ़ाने चाहे, मगर उससे पहले ही कमरे का दरवाजा धड़ाक की आवाज से खुला, जिस पर अरमान खान ने सती से अपनी आंखें मीच कर आने वाले तूफान के लिए खुद को